बेसिकली स्मॉल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ में बेसिकली किस तरीके से स्मॉल बिजनेस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। वी डिस्कस्ड अबाउट द शम्फिटर्स आइडिया, ठीक है। इसके अलावा भी हमने कोई टॉपिक कंप्लीट एक इंडस्ट्री, हाँ, इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में हमने थोड़ा सा इसको ब्रीफ में कंप्लीट किया था, राइट। So who is going to tell me about that the points which we discussed in the last class about the small business contribution in economic growth? Who is going to tell me about it? Raise your hand. Because we just need to complete today, हम लोग को एक टॉपिक करना है स्मॉल बिजनेस की जो प्लानिंग होती है, उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से, बेसिकली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किस तरीके से करते हैं फॉर स्टार्टिंग द स्मॉल बिजनेस। So we just need to discuss about the strategic planning. क्लियर है? चलिए, यस सोनम बताइए। सोनम बैच 2 रोल नंबर 22, 2-3 पॉइंट्स आप बताइए, फिर बैच 2 रोल नंबर 30 सोनम बताएंगी। मैम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ग्रोथ, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन ट्रेनिंग, मैम help in mobilization of local resources like investment, saving, talent, labor. Ma'am, it also promote export. बस सोनम, okay, very good. Next Sonam, batch 2 roll number 30. Yes ma'am. It promote export by making ancillary product. It complement large scale industries by acting as backbone for large scale industries. It meets consumer demand, which is responsible for making so many alternatives. It also shows social advantages by fulfilling the gap between poor and rich, and in the ample of opportunities. It develops the entrepreneurship spirit of self-employment and self-reliance. Exactly. So basically जो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेस हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है? बेसिकली रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट करता है हर एक एरियाज में। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी इसमें कि स्मॉल बिजनेस को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? बिकॉज हर एक एरियाज में स्मॉल बिजनेस बहुत कम अमाउंट के साथ, मतलब बहुत कम कैपिटल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोकल एरियाज में भी अगर बिजनेस को स्टार्ट करके सेल करेंगे आप, तब भी आपको बेनिफिट भी होगा और उस एरिया और लोकेलिटी का भी डेवलपमेंट होगा, राइट, उस रीजन का भी डेवलपमेंट होगा। एक चीज और भी आप लोग इसमें एड ऑन कर लीजिएगा कि स्मॉल बिजनेस लीड्स टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी बेसिकली क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप को भी बेसिकली इनिशिएट करता है कि बेसिकली आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर बढ़े। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है स्मॉल बिजनेस का। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज सीकनेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। इसका क्या क्या रीजन है? पहली बात कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंडेंट है, किस चीज के लिए? अपने डेवलपमेंट के लिए और बाकी के सारे प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। जैसे ही उनको मिलना बंद हो गया फंड, ठीक है, प्रॉपरली उनको फंड नहीं मिल पाया तो उसको ऑपरेट करना मुश्किल हो गया। तो लैक ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हो गए, प्रॉपर पॉलिसीज गवर्नमेंट की नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के बेसिकली सेक्टर में ये चीजें आ गई कि यहाँ पर जो बिजनेसेस को बंद कर दिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी होते हैं, उनको भी बंद करने का रीजन यही है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो थे वो लॉन्ग टर्म में नहीं चल पा रहे थे, यानी कि वो ऐसे बेसिकली बिजनेस थे जिनको लॉन्ग टर्म में चलाने से कोई बेनिफिट नहीं था। जैसे आपको मैं बता दूं, खैर बीएसएनएल इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री, बट बीएसएनएल को भी आप लोगों ने सुना होगा कि बंद कर दिया गया है। पता है ना ये चीज क्यों? क्योंकि वो compete नहीं कर पा रहा है बाकी जो कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल है, जैसे जियो एंड एयरटेल, राइट। तो यहाँ पर ये जो कुछ इंडस्ट्रीज वैसे भी होते थे बेसिकली गवर्नमेंट के, जो लॉन्ग टर्म में उनको चलाना, compete करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। किसके साथ? बेसिकली एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के साथ। तो उनको भी बंद कर दिया गया। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलीट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी में बैकवर्ड रह गए इंडस्ट्रीज वो हो गए। लैक ऑफ रेवेन्यू एंड ओवर डेप्थ। लैक ऑफ रेवेन्यू का मतलब बेसिकली क्या है? यहाँ पर उनको बेसिकली कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। वैसे इंडस्ट्रीज जिनका कोई इनकम प्रॉपर नहीं हो रहा है तो लॉन्ग टर्म तक तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में पहुंचते पहुंचते वो क्लोज हो गए, बंद हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट एक चीज और है
कि बेसिकली यहाँ पर आपके ओवर डेप्ट यानी बैंक से पैसे लिए, लोन लिए और उसके बाद फिर उसको वापस नहीं करना, तो ओवर डेप्ट वाला भी कंसेप्ट इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें लोग जो है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया, बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट में लोग अच्छे सही नहीं थे जो वो प्रॉपर ऑपरेशंस को मैनेज कर पाए। लैक ऑफ सप्लाई, ठीक है, मार्केट को अच्छे से समझना नहीं, प्रॉपर रिसर्च नहीं करना, जो टारगेट कस्टमर है वो दूसरे ब्रांड की तरफ, दूसरे इंडस्ट्रीज की तरफ स्विच कर गए। तो इसी तरीके से बेसिकली लैक ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो द बेसिकली पार्ट ऑफ दिस, ऑल्सो द रीजन ऑफ द बेसिकली सिकनेस जो है, इंडस्ट्री सिक होने का ये भी एक रीजन है। तो ये सारी थी आपकी इंडस्ट्रियल सिकनेस के बारे में। Last class we also discussed about, in last class we also discussed about Schumpeter's view, ठीक है, Schumpeter's view on entrepreneurship। मुझे कौन बताएगा वो बच्चा, Schumpeter के बारे में मुझे कौन बताएगा? देखिए मैं आप लोग को on innovation, he said that entrepreneur is not just a businessman, they are who experiment with new combination. He also mentioned about the meaning of profit and loss. The meaning of profit means to say that initially they have to only cover the cost of production, that is profit, and when they are not able to get the cost of production, then it is loss for entrepreneurs. He also mentioned about the creative destruction. Means to say that if an entrepreneur fail in doing the experiment, then this point is not taken as negative. They can learn from it. What does it mean? What it known as? Creative destruction, ma'am. Very good. Aage? Yes, ma'am. And ma'am, then he also mentioned about the competition. According to Schumpeter, competition is not about the number of firms available in the market. But for entrepreneurs, competition means to say that they have to know the weakness of the firms. And the last one you mentioned about the government policy. Government policy for entrepreneurs, government policy should be liberal so that entrepreneurs can introduce their product with the reasonable price. Very good. ठीक है, तो शम्पेटर का व्यू सबको क्लियर हो गया। बेसिकली शम्पेटर ने क्या बताया था? दे टोल्ड अबाउट द इनोवेशन। उन्होंने इनोवेशन पे फोकस किया था और उन्होंने बताया था न्यू मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं, नए बेसिकली टेक्निक्स आप कैसे यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को, एक न्यू कॉम्बिनेशन आप कैसे रेडी कर सकते हैं, ठीक है, सप्लाई के लिए न्यू सोर्सेस को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से शम्पेटर ने इनोवेशन पे फोकस किया। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वन डिफरेंस आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट पीटर ड्रकर ने इनोवेशन के सोर्सेस पे बेसिकली फोकस किया था और इन्होंने बेसिकली इस पे किस चीज पे फोकस किया था? इन्होंने फोकस किया था इनोवेशन पे। दे फोकस ऑन इनोवेशन एंड उन्होंने पीटर ड्रकर ने इनोवेशन के सोर्सेस, कहाँ से आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, राइट, उसके बारे में फोकस किया था। बिल्कुल सोनम, क्रिटिक्स भी थे इसमें। क्या क्या क्रिटिक्स थे बेसिकली शम्पेटर में? शम्पेटर के व्यू में क्या क्या क्रिटिक्स थे? मैनेजमेंट रिलेटेड क्रिटिक्स थे, नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर इन डिफरेंट कंट्रीज, like they are not same in every country. No exact financial risk. Exactly. So these are the critics of Schumpeter. So let's move toward the topic. Topic लिखिए सब लोग, strategic planning for small business. 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 स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को समझने से पहले, इसको समझने से पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? क्या होता है स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे थे बच्चे? डायरेक्शन, स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। फिर से निशांत। Ma'am, strategy define direction and the scope of the organization over the long term. Ma'am, long term planning को बिल्कुल, यहाँ स्ट्रैटेजी जैसे ही ये वर्ड आता है, यस श्वेता,
Yes, Shweta. Rishant, good. Yes, Shweta. Ma'am, the action taken for the long-term processes or for long-term action, for the long-term planning. Very good. Sonam, you are also right, beta. So basically, जो strategic, yes, Anu. Ma'am, it is a specialized plan, ma'am, which is to outperform the competition, which is used to outperform the competition. बिल्कुल. So what is the meaning of strategic planning? Basically strategy का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक डायरेक्शन बताता है, हमारे एक्शन को बेसिकली फिक्स करता है, एक्शन को बताता है. लेकिन ये सारी जो प्लानिंग हम करते हैं वो पहले, प्लानिंग हमेशा जो होता है इम्प्लीमेंटेशन से हम पहले करते हैं. तो हम लोगों ने प्री प्लानिंग कर लिया, चीजों को समझ लिया, अब हमें कौन सा डायरेक्शन रूट लेना है, उसके लिए हमें कौन कौन से एक्शन करने हैं, कौन कौन से वेज हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टारगेट को फुलफिल करने के. ठीक है. तो बेसिकली स्ट्रैटेजी जो है वो आपके एक्शन को डिफाइन करता है, आपके गोल को डिफाइन करता है कि लॉन्ग टर्म में आप उसको किस तरीके से अचीव करेंगे. ठीक है. और इसके लिए आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी इन स्मॉल बिजनेस की अगर हम बात करें तो कभी भी कोई स्मॉल बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एरिया में, तो सिर्फ उसके लिए सिर्फ सिंपली हमें एक बिल्डिंग लेना है, एक इंडस्ट्रीज के लिए एक बिल्डिंग बनाएंगे, टूल्स लेंगे, लेबर्स लेंगे, सिर्फ यही एक प्रॉपर सिर्फ यही चीजें नहीं होती है. आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा बिफोर इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो यूजफुल हुई, ठीक है, और वो बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर वो बेटर हुई, अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो बेटर है, देन आप लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या होगा, लॉस होगा. सिंपल सी बात है. तो स्ट्रैटेजी इन स्मॉल बिजनेस में सबसे पहला पॉइंट लिखिए स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, आगे लिखिए. द आइडियाज एंड एक्शन that explain the idea and action that explain how a firm will make its profit, ठीक है. स्ट्रैटेजी, अगर हम स्मॉल बिजनेस में स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ स्ट्रैटेजी क्या चीज है, बेसिकली आपका आइडिया है और एक्शन जो है जो एक फर्म लेता है कि लॉन्ग टर्म तक उनका इंडस्ट्री किस तरीके से चले, प्रॉफिटेबल रहे, सस्टेन करे, कंपीट कर पाए बाकी कॉम्पिटिटर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे, ठीक है, उनके साथ. तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ, द आइडिया एंड एक्शन दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करेगा हाउ अ फर्म will earn profit in the long term. ठीक है, make its profit in the long term. ठीक है. अच्छा, अगर आप बताइए, अगर आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आपका मेन एम क्या होगा उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? मतलब क्या आप क्या चाहेंगे उस बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे, आप क्या सोचेंगे उस बिजनेस को लेकर? व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग यू हैव एट दैट टाइम? मैम प्रॉफिट. ठीक है. कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज्यादा जोर देंगे. और मैम लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करें. बिल्कुल, सर्वाइवल पे. और स्टेबिलिटी, ग्रोथ. ठीक है. स्टेबिलिटी, यहाँ पर जो वर्ड होगा ये बेसिकली स्टेबल किस सेंस में कहेंगे, ये नहीं कि आपका ग्रोथ स्टेबल है, ग्रोथ को हमेशा इंक्रीज हो चाहेंगे कि बेसिकली सेल्स आपका इंक्रीज होता रहे, बट स्टेबिलिटी ये रहे कि वो लॉस में ना जाए, वो उस सेंस में वो स्टेबल रहे. ठीक है. तो अगर मैं एग्जैक्टली और हर्ष, यस बिल्कुल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, ये सब तो चीजें ठीक है, बट अगर मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल टर्म में इस बात को एक्सप्लेन करूं तो कभी भी कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म तक तब तक सस्टेन नहीं कर सकता जब तक उसको प्रॉफिट नहीं होगा. तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें प्रॉफिट अर्न हो. सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करें ये जरूरी नहीं है, बट विदाउट प्रॉफिट द कंपनी कैन नॉट एबल टू सस्टेन. तो इसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. आगे आप इसी स्ट्रैटेजी में लिखिए, आगे लिख सकते हैं आप, लिखिए आगे, लिख लिया ना, द आइडियाज एंड एक्शन दैट एक्सप्लेन द हाउ फर्म विल अर्न द प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म. ठीक है, हाउ द फर्म विल अर्न प्रॉफिट. ठीक है, इतना भी काफी है. आगे लिखिए, गुड स्ट्रैटेजी leads to greater chances for
greater chances for survival and higher profit for small business. Higher profit for small business. Profit for small business. Good strategy leads to greater chances for survival and profit of the business and for profit for small business. ठीक है, जब इसी को वाइस वर्सा, अगर गुड स्ट्रैटेजी नहीं है तो डेफिनेटली वी कैन नॉट सर्वाइव इन द पर्टिकुलर मार्केट. ठीक है, तो वाइस वर्सा भी वाइस वर्सा होगा तो सेम इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा नॉट बैड स्ट्रैटेजी पे. ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखिए. अब इसको सुन लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. क्या किसी स्ट्रैटेजी को गुड बनाता है, मतलब कैसे वो स्ट्रैटेजी गुड होगा? कोई भी स्ट्रैटेजी गुड तब होगा जब आपने उससे प्रॉपरली मार्केट रिसर्च किया हो, जो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले उसके बारे में, कस्टमर के नीड के बारे में आपको पता हो, उस पर्टिकुलर बिजनेस की सुटेबिलिटी के बारे में पता हो. क्या बोल रहे हो रोशन? तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो गुड कैसे होगी? जब आपने जहां बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, जिस लोकेलिटी में आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको प्रॉपर रिसोर्सेस वहां पर अवेलेबल हो. ठीक है, वहां पर आप कंज्यूमर की नीड्स को प्रॉपरली डिफाइन कर पाओ. जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो कंज्यूमर के लिए वो सुटेबल रहेगा कि नहीं लॉन्ग टर्म तक. जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं, उसको देखिए. कॉम्पिटिटर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में, वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं कंज्यूमर को, प्रोडक्ट या सर्विस. ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स जो राइवल आपके हैं उनके बेसिकली स्ट्रैटेजीज को आप बेसिकली एक बार रिसर्च कर सकते हैं. तो ओवरऑल तभी आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक साउंड स्ट्रैटेजी को बना सकते हो. किसके लिए? स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी को बना सकते हो ताकि जो बिजनेस शुरू करो लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल हो. तो आई गेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी हियर एंड हाउ वी कैन मेक अ गुड स्ट्रैटेजी. ठीक है, एंड व्हाट इज द बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ गुड स्ट्रैटेजी ऑन अ स्मॉल बिजनेस. ये सबको क्लियर हो गया होगा? सबको समझ आ गया? यस मैम. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी सबको क्लियर हो गया? आगे हम बढ़ते हैं. ठीक है, स्मॉल बिजनेस जो बेसिकली स्ट्रैटेजी प्रोसेस है उसमें कुछ प्री स्ट्रैटेजी हम बनाते हैं, यानी कि स्टैब्लिश करने से पहले, हम बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले कुछ प्री स्ट्रैटेजी बनाएंगे. फिर उससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, स्ट्रैटेजी से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे. फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से देखेंगे एंड फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, यानी ये 4 टर्म्स के हिसाब से हम चीजों को देखेंगे. आपके अबाउट इन प्री स्ट्रैटेजी, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस में हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है. ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्री स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीजें आएंगी कि हम लोग बिजनेस शुरू करने से पहले जो डिसीजंस ले रहे हैं. अब बिजनेस शुरू करने से पहले डिसीजन क्या होगा कि बेसिकली हम कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं रिलेटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विस. एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंडर में भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स और भी दिए हुए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा. सबसे पहली बात कि हमें कौन सी इंडस्ट्री को शुरू करनी है. ठीक है, कौन टाइप की इंडस्ट्री होनी चाहिए आपकी. ठीक है, जैसे कि बैंगल इंडस्ट्री, कैंडल इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री हमें चूज करनी है, पहले वो हम सोचेंगे. उसके बाद फिर हम उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट को इमिटेशन का मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है उसी तरीके की स्टाइल को देखते हुए हम भी प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी नकल करेंगे एक तरीके से. तो या तो हमारे पास अगर ऑप्शन होगा तो हम नकल करके दूसरा जो बना रहे हैं उसी तरीके से अल्टरनेटिव्स भी हम बनाना शुरू करेंगे, उसी तरीके का प्रोडक्ट भी हम बनाना शुरू करेंगे. एक तो ये हो गया. प्रोडक्ट कौन सी इंडस्ट्री शुरू करनी है, प्रोडक्ट जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से उनको देख करके, उनसे सीख करके, एक्सपीरियंस करके बनाए, इमिटेट करके बनाए. ठीक है, उस तरीके. जैसे आपने नोटिस किया होगा कि तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन की वजह से होता है. तो यहाँ पर जो अगर आप प्री स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट अभी आपने कुछ प्रॉपरली कुछ अभी बनाना शुरू नहीं किया, स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश नहीं किया है, तो उससे पहले आप प्रोडक्ट में क्या क्या चीजों पे सोचिएगा कि हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है. सर्विसेज, प्रोडक्ट या सर्विसेज में से हमें कौन से सेक्टर में जाना है, सर्विस सेक्टर में, प्रोडक्ट के सेक्टर में. फिर इंडस्ट्रीज कौन सी होगी, इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेंगे. फिर हमें प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, दूसरे कंपनी जो बना रहे हैं उसको देखते हुए, इमिटेट करते हुए बनाना है, या तो फिर हमें इनोवेशन करना है, यानी बिल्कुल नए आइडिया के साथ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. तो सबसे पहले प्री स्ट्रैटेजी में हम प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस करेंगे. क्लियर हो गया प्री स्ट्रैटेजी का पहला पॉइंट.
इसमें अभी मैंने लिखवाया नहीं है, अभी मैं आपको इस पे लिखवाऊंगी भी, ठीक है। प्री स्ट्रैटेजी में और भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी पर्टिकुलर की डिसीजन लिया जाता है, कौन लेता है की डिसीजन? बेसिकली यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होगा या फिर कोई इंडिविजुअल होगा जो अपना बिजनेस शुरू करने वाला है, ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पीपल होंगे जो वो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या फिर प्रमोटर जिनको कहते हैं, ठीक है, जो बिजनेस शुरू करने के लिए जो आइडियाज लेकर आते हैं, तो प्रमोटर। तो यहाँ पर ये जो है ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी रेज करेंगे अपने दिमाग में। क्या क्या क्वेश्चन होगा, ठीक है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ द बिजनेस, यानी आप बिजनेस से क्या उम्मीद लगा रहे हो, क्या एक्सपेक्ट है आपके बिजनेस से, आप किस तरीके से बिजनेस चलाना चाह रहे हो, ठीक है, क्या डायमेंशन है आपके बिजनेस का। सेकेंड है कि व्हाट इज योर प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, वही सेम क्वेश्चन जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कि कौन सा बेसिकली आपका प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया क्या होगा। नेक्स्ट है कि आप प्रोडक्ट को इनोवेट करोगे या इमिटेट करोगे, जो सेम चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। फिर आप इसको सेल कहाँ करोगे, ठीक है। मार्केट में जब हम आते हैं तो ये इसको क्वेश्चन की तरह इन्होंने बनाया है। मार्केट में हम दो चीजों को देखेंगे, स्केल एंड स्कोप। स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब बेसिकली होता है कि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्ट को सेल करोगे या स्मॉल स्केल में प्रोडक्ट को सेल करोगे। जहां पर आपका बिजनेस है आप उस लोकल एरिया में प्रोडक्ट को सेल करोगे या फिर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो आपका स्केल जो होगा प्रोडक्शन का और सेलिंग का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप सबको सेल करोगे। टारगेटेड मार्केट, टारगेट मार्केट का मतलब सबको पता है कि जब हमको एक मार्केट को टारगेट कर लेते हैं, जैसे फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक ने यूथ के मार्केट को क्या किया है, बेसिकली ट्रैक किया है यूथ मार्केट को, ठीक है। यूथ जो होते हैं टीनेजर्स एंड यूथ, उनको बेसिकली ट्रैक करते हैं। तो टारगेट मार्केट उनके लिए कौन हुआ? यूथ हुआ। यूथ को बेसिकली उन्होंने फोकस किया। तो खैर हम टारगेट मार्केट पे इतना ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम टारगेट मार्केट में ये समझेंगे कि हमने जहाँ एक एरिया को डिसाइड कर लिया, जैसे मान लीजिए पटना को डिसाइड कर लिया एज अ टारगेट मार्केट, तो क्या सिर्फ हम पटना में प्रोडक्ट को सेल करेंगे या फिर और भी एरियाज में हम इसके बारे में सोचेंगे? तो एक तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है स्कोप, ठीक है। स्कोप में आपका आप इस बिजनेस को कहाँ तक बेसिकली से मतलब बिजनेस को कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं और कहाँ तक आप डील करना चाहते हैं, यानी ग्लोबली, रीजनली। फर्स्ट जो था स्केल, दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन, कि आप लार्ज प्रोडक्शन करना चाहते हैं, स्मॉल प्रोडक्शन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली लार्ज एरियाज पे फोकस करिएगा तो लार्ज प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये दो तीन जो क्वेश्चंस हैं, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ द प्री स्ट्रैटेजी, बिजनेस को शुरू करने से पहले की प्लानिंग, राइट। किसी को कोई डाउट है प्री स्ट्रैटेजी में? जो मैंने समझाया समझ में आया सबको? प्री स्ट्रैटेजी क्या क्या चीजें थी? प्री स्ट्रैटेजी में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस और मार्केट पे हम ध्यान देंगे। अब इन सब प्री स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले मार्केट रिसर्च इज अ मेजर एसेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे करके जब आपने एक ब्रैकेट बनाया हो या फिर आपके बुक में जो ये दिया हुआ है ना, ये फर्स्ट वाला पॉइंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिएगा, MR, मार्केट रिसर्च इज इंपॉर्टेंट इन प्री स्ट्रैटेजी, ठीक है। नमन, ठीक है। तो प्री स्ट्रैटेजी में वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन द सम क्वेश्चंस एंड वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन टू थिंग, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केट। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम इंडस्ट्रीज के बारे में सोचेंगे, इनोवेशन के बारे में सोचेंगे, इमिटेशन के बारे में सोचेंगे। मार्केट में हम किसके बारे में सोचेंगे? स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा और स्कोप क्या होगा, यानी ग्लोबली बेचेंगे सामान, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, रीजनली सेल करेंगे, इंटरनेशनली सेल करेंगे। तो लाइक स्कोप कहाँ तक बढ़ सकता है आपके बिजनेस का, ठीक है। जैसे आजकल जो ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल हो रहा है, वहां आजकल इंटरनेशनल और रीजनल एरियाज, मतलब रीजनल जो इंटरनेशनल जो नेबरहुड्स है ना आपके, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां तक भी प्रोडक्ट जो है एक नॉर्मल सेलर जो है वो पहुंचा पा रहा है। वाई? पता है क्यों ऐसा हो रहा है? कभी सोच, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट प्री स्ट्रैटेजी क्लियर है, इसमें मैं आप लोगों को कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वगैरह में हम क्या क्या चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन से नए बेसिकली आइडियाज, कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट डिमांड क्या है कंज्यूमर का, उस पर हम फोकस करेंगे, लेटेस्ट डिमांड ऑफ कंज्यूमर पे फोकस करेंगे। उसके बाद फिर
जो इनोवेशन कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे भी हम ध्यान देंगे, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है प्रोडक्ट से रिलेटेड, यानी गवर्नमेंट जो है किसी प्रोडक्ट पे अगर हमें कुछ सब्सिडीज वगैरह दे रहे हैं तो उसकी पे भी देख सकते हैं हम, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का डिमांड कितना हो सकता है आगे चल के, तो सेल फोरकास्ट के बारे में भी हम इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सोच सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फोरकास्ट मतलब प्रोडक्ट सेल फोरकास्ट भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट मत लिखिए इससे रिलेटेड, तो बेसिकली वही इंडस्ट्रीज जो है आपके यहाँ पर एक टर्म यूज है प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन? जैसे हम कौन से प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है और उसने सिर्फ शूज बनाना शुरू किया, तो उसका प्रोडक्ट लाइन सिंगल होगा। सिंगल प्रोडक्ट लाइन मतलब एक ही प्रोडक्ट के साथ जब आप बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी सोचेंगे, किसमें? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। तो बाटा जैसे किस किस के साथ डील करता है? शूज के साथ, फुटवेयर के साथ डील करता है, ठीक है। शूज में भी उसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, लाइक फॉर्मल शूज, कैजुअल शूज, राइट। और वो साथ साथ में वो बैग्स के साथ भी डील करता है, हैंड बैग्स एंड ऑल। क्लियर है ना? तो यहाँ पर इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो वैरी करता है। एक प्रोडक्ट लाइन सिर्फ फुटवेयर नहीं है, उसके साथ साथ लेदर के बेल्ट भी हैं, साथ साथ आपके बेसिकली बोल सकते हैं कि बैग्स भी हैं, तो इनको कहेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर क्या आप सिंगल प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करोगे बिजनेस, या फिर आप मल्टीपल मतलब 2-3 प्रोडक्ट लाइन को बेसिकली चूज करोगे, तो उसको भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ही सोचेंगे। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें प्रोडक्ट लाइन के बारे में भी सोचना है। इंडस्ट्री जो है वो एक ही प्रोडक्ट को बेसिकली ऑफर करेगी या 2-3 को। अब इसमें भी प्रोडक्ट लाइन में भी एक्चुअली मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आप एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेकर आते हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या करता है, 10 तरीके के बाथिंग सोप है उसके, राइट। तो प्रोडक्ट लाइन का बेसिकली मकसद यही होता है कि आप वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को एक ही बेसिकली बोल सकते हैं, एक ही क्या बोल सकते हैं उसको, एक ही प्रोडक्ट लाइन में मल्टीपल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइन विथ मतलब अलग अलग कैटेगरी या एक ही कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट। मुझे लगता है प्रोडक्ट लाइन इतना क्लियर हो गया होगा कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ डील कीजिएगा या मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील कीजिएगा, ये भी हो गया इसमें। नेक्स्ट एक और चीज होगा कि आपको रिस्क देखना है कि मतलब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं रिस्क ज्यादा इंकर हो जाएगा। कंपटीशन पे ध्यान देना है, कंज्यूमर की नीड्स पे ध्यान देना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपके फर्स्ट ही पॉइंट में बता रही उतनी देर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किन किन चीजों को देखना है, प्रोडक्ट लाइन पे देखना है, रिस्क देखना है, कंपटीशन देखना है, कंज्यूमर का डिमांड देखना है बेसिकली, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च पे ध्यान देना है, इन नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है। ये सारे के सारे आपकी प्री स्ट्रैटेजी में किसमें आ जाएंगे, बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। जब हम मार्केट में अगर हम बात करेंगे कि मार्केट में हमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है, ठीक है, तो टारगेट मार्केट देखना है, कौन से कंज्यूमर्स जो हैं, कौन से एज ग्रुप के लोग जो हैं वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे वो देखना है। एक्सपोर्ट पॉलिसीज पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को इंटरनेशनली सेल कीजिएगा तो आपको एक्सपोर्ट पॉलिसीज पता होना चाहिए। तो ये सारे जो प्री स्ट्रैटेजी में ये बेसिक पॉइंट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं कस्टमर बेनिफिट पे। कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर एंड बेनिफिट, ठीक है। तो कस्टमर एंड बेनिफिट पे आप क्या देखिएगा, वैल्यू बेनिफिट। यहाँ पर एक चीज और भी दिया हुआ लिमिटेशन एंड इनोवेशन, उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। कुछ ज्यादा क्वेश्चन में क्या चीज होता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद द न्यू प्रोडक्ट, उस केस में आपको राइवल कॉम्पिटिटर कम मिलेंगे कंपैरेटिवली टू इमिटेशन। यानी कि जब ऑलरेडी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो ऐसे केस में आपके प्रोडक्ट का डिमांड जल्दी इंक्रीज नहीं होगा मार्केट में। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई इनोवेशन या इनोवेटिव प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आइए। क्लियर है ना? तो इमिटेशन प्रोडक्ट भी इमिटेशन भी उन्हीं प्रोडक्ट का ज्यादा होता है जिसका एक्सट्रीम मार्केट में डिमांड है, लेकिन आपकी कंपनी से वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो रिस्क इज वेरी मच इन्वॉल्व इन द केस ऑफ इमिटेशन, whereas in innovation risk is also involved because the people will like your product or not, that is the major question, but competitors आपको कम मिलेंगे इनोवेशन वाले केस में। तो ये चीजें आपकी बेसिकली प्री स्ट्रैटेजी में था। नेक्स्ट में कस्टमर एंड बेनिफिट, यानी कि आपकी इंडस्ट्री से इनको क्या बेनिफिट होगा, नहीं है कि आपका विजन मिशन क्या है, कस्टमर्स के लिए जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि कस्टमर के लिए कितना कन्वीनियंस होगा, उनको उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव कितना होगा, तो इन सारी चीजों पे भी आप
ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट बेनिफिट्स यानी कि आपके लिए वो मतलब कस्टमर को कितने कम प्राइस में वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना, आपकी कंपनी की पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड विच इज हेल्पफुल फॉर द बेसिकली कंज्यूमर, इन सब चीजों को हम कस्टमर एंड बेनिफिट्स पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्री डायनेमिक एंड एनालिसिस, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल, इंडस्ट्री का लाइफ साइकिल क्या है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है। तो इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सुना है सबने? यस मैम। क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? मैम इसमें 4 फेज होता है। फर्स्ट फेज में होता है इनिशियल फेज में होता है मैम, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग मार्केट में। उसके बाद ग्रोथ स्टेज होता है। फिर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि वो प्रोडक्ट धीरे धीरे लोग उसको जानने लगते हैं, उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में मैम क्या होता है कि प्रोडक्ट पूरी तरह से स्टेब्लिश हो चुका है, उसका सेलिंग हो रहा है, वहां से हम लोग मतलब दूसरे लाइन प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट का हो जाता है मैम मींस डिक्लाइन मैम। डिक्लाइन में क्या होता है, प्रोडक्ट पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो चुका है, तो उसको हम लोग स्क्रैप के तरीके से भी उसको डिसॉल्व मतलब जो कंपनी है उसको बंद करके दूसरा चीज कंपनी डिसॉल्व हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। सो इन द नॉर्मल जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होता है जहाँ प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर इंट्रोड्यूस, फिर ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड फाइनली डिक्लाइन। तो यहाँ पर जो आपका इंडस्ट्री है उसके भी लाइफ साइकिल को आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपका जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक कितने दिन तक चलेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको पीएलसी पे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे या इंडस्ट्रियल जो लाइफ साइकिल दिया है उसी पे हम ध्यान देंगे। और हमेशा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी आज आप लोग को थोड़ा, ठीक है, तो मैं उसको या फिर नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जैसा भी बेटर हो आप लोग लगता है मुझे कि नोट्स से पढ़। चलिए, सो नेक्स्ट जो आएगा आपका, यहाँ पर आपको इंडस्ट्रियल लाइफ साइकिल के बारे में देखना है, इंडस्ट्री का ट्रेंड देखना है, नए नए चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वगैरह। इंडस्ट्री यहाँ पर आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखते रहना है, कितने लॉन्ग टर्म तक आपका प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है वो मार्केट में डिमांड रहेगा, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है, इंडस्ट्री डायनेमिक एंड एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपके कौन कौन सी स्ट्रैटेजी रिलेटेड विद द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है डिस्टिंक्ट, यानी आप प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हो दूसरे से, उसके बारे में फोकस करेंगे। नेक्स्ट है आप कॉस्ट के बारे में फोकस करेंगे, पैसे से रिलेटेड चीजों को, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट क्या होता है पता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड फाइनली थ्रेट, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्ट्रैटेजी, जब अपना बिजनेस शुरू कर लिया, उसके बाद पोस्ट स्टार्टअप स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जब बाद में आप बिजनेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो आप यहाँ पर रिसोर्सेज को देखोगे, टैंजिबल, इनटैंजिबल एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज को, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक ये सही चल रहा है नहीं, सस्टेन, क्या क्या चेंजेस, बेसिकली यही है आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर कुछ भी लर्न इन सब चीजों में से नहीं होता है तो शॉर्टकट में स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, 3 स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड, ठीक है, बेनिफिट्स, कंज्यूमर बेनिफिट से रिलेटेड, और फाइनली रिसोर्सेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है, एंड ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी, विजन, मिशन क्या है। ये 5-6 पॉइंट्स को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो सिर्फ स्ट्रैटेजी, मतलब स्मॉल बिजनेस के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं उसमें, ठीक है। अभी चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड, कुछ वर्ड्स भी आए हैं, जैसे मास मार्केटिंग क्या होता है, नीश मार्केट क्या होता है, ठीक है। नीश मार्केट और मास मार्केट क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, दैट इज इन पेज नंबर 76, ठीक है। तो मास मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको हम एज इट इज पूरे के पूरे एरिया में सेम सेल करते हैं। जैसे कोको कोला जो है वो मास मार्केटिंग अप्रोच पे चलता है, कोको कोला इंडस्ट्री, वो जो प्रोडक्ट जैसा बनाता है उसको ऑल ओवर इंडिया, क्या पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड लगभग सेम तरीके से बेचता है। अब उसने कुछ नई नई चीजों को इनोवेट किया, जैसे डाइट कोक वगैरह लेकर के आया है वो, अदरवाइज जो उसका नॉर्मल टेस्ट है वो सेम एज इट इज वो सब जगह पे सेल करता है, थोड़ी बहुत पैकेजिंग में कभी कभार चेंज करता है, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज सेम एवरीवेयर। मास मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम सारे कंज्यूमर की नीड को ये मान के चले कि सारे कंज्यूमर की जो नीड है वो ये एक प्रोडक्ट फुलफिल कर सकता है, तो इसमें मास मार्केटिंग, इसको कहते हैं मास मार्केटिंग। इसका एक और नाम है, इसका नाम है अनडिफरेंशियल मार्केटिंग। अगर आप लोगों ने एसटीपी पढ़ा होगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग,
तो उसमें ये टर्म आया होगा, आप लोगों को मिला होगा ये टर्म। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम कोई सेगमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि जहां पर हम सिंगल प्रोडक्ट को हर एक एरिया में सेल करने की कोशिश करते हैं, ये समझ करके कि ये सिंगल प्रोडक्ट जो है ये सब लोगों के डिमांड को, नीड को फुलफिल कर सकता है, तो ऐसे को बोलते हैं हम बेसिकली मास मार्केट। तो जैसे कई बार कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जो सेम प्रोडक्ट हर जगह पे सेल सेम तरीके से होते हैं, तो उसको कहते हैं मास मार्केटिंग। लेकिन जो आईटीसी और एचयूएल है वो कभी भी मास मार्केटिंग अप्रोच पे ध्यान नहीं देता है। व्हाई दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मास मार्केटिंग अप्रोच? बिकॉज दे वांट टू बेसिकली फुलफिल द नीड ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर। कुछ कंज्यूमर के जो नीड्स होते हैं, जैसे कुछ लोग की इनकम कम है तो वो पियर्स साबुन नहीं लगा सकते, दे कांट यूज पियर्स सोप, तो वो लाइफबॉय यूज करेंगे, तो लाइक उनको मल्टीपल बेसिकली अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जहां पर हम मार्केट के अलग अलग कंज्यूमर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट जो है उनको अवेलेबल करवाएं, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। तो यहाँ पे स्केल में जो आपके मार्केट स्कोप, स्केल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड है। बेसिकली मार्केट में आएगा कि आपके जो टारगेट मार्केट होंगे वो कौन होगा, क्या आप डिफरेंशियल मार्केटिंग अप्रोच की तरफ बढ़िएगा, यानी सेगमेंटेड मार्केटिंग की तरफ आप बढ़िएगा, मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर की नीड को अलग अलग फुलफिल करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाइएगा, या फिर एक ही प्रोडक्ट बना करके सबको सेल कीजिएगा पूरे मार्केट को, ये आप कीजिएगा। इसमें इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड जहां अलग अलग कंज्यूमर के डिमांड को समझते हुए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाए, अनडिफरेंशिएटेड जहां सिंगल प्रोडक्ट को पूरे कंज्यूमर को दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट हर एक कंज्यूमर के नीड को फुलफिल कर सकता है, ऐसा मार्केटर का मानना है। ये हो गया आपके मार्केट में। एक आता है नीश मार्केट। नीश मार्केट का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, ये मैं फर्स्ट 3 स्ट्रैटेजी में मार्केट बता रही हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए कि एक बड़ा सा एरिया है मार्केट का, इसको हमने सेगमेंट कर लिया, और इस सेगमेंट के हिसाब से इसके लिए अलग प्रोडक्ट, इसके लिए अलग, 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 सबके लिए जब हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाया तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। और इन सब के लिए जब हमने एक ही प्रोडक्ट बनाया तो इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अब नीश मार्केट का मतलब होता है इस पूरे सेगमेंटेड मार्केट में जब आपने एक छोटे से इस मार्केट के लिए कुछ प्रोडक्ट बनाया, यानी सारे सेगमेंट को आप ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक सेगमेंट पे आप फोकस कर रहे हो, स्पेसिफिकली सिर्फ एक एरिया पे फोकस कर रहे हो, तो इसको कहते हैं नीश मार्केटिंग। क्लियर होगा सबको क्या होता है नीश मार्केट, क्या होता है सेगमेंटेड और क्या होता है अनडिफरेंशिएटेड? सेगमेंटेड, अनडिफरेंशिएटेड, ये सेगमेंटेड को अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्केटिंग में कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है कौन से मार्केट में सेल करना चाहते हो। डिफरेंशिएटेड में मतलब कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच के हिसाब से अनडिफरेंशिएटेड नीश मार्केटिंग, ये सब टारगेटिंग मार्केटिंग का पार्ट है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है, इसके लिए इसमें लिखना बहुत जरूरी है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर लिखवा दूंगी, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए, सारे कुछ पैटर्न में एक एक करके आ जाए, ठीक है। कस्टमर एंड बेनिफिट्स में मैंने आप लोग को बताया था कस्टमर की नीड क्या क्या होती है, कस्टमर जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, लेटेस्ट उनका डिमांड क्या है, प्रेफरेंस उनका क्या है, टेस्ट उनका क्या है, ठीक है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है, वो सब पता है, सब लोगों को पता है, ठीक है। आपका जो कस्टमर होगा वो कैसा आप कस्टमर चाहते हैं, ठीक है। कस्टमर जो होते हैं लॉयल कस्टमर, यानी जो आपके प्रोडक्ट हमेशा खरीदते रहे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। टाइप्स ऑफ कस्टमर्स में कौन कौन से आते हैं, बुक की चीज को अगर हटाया जाए तो मैं बता दूं, एक होता है नीड बेस्ड कस्टमर, सिर्फ नीड की चीजों को खरीदेगा। एक होता है आपका लॉयल कस्टमर, जो आपकी कंपनी से बिल्कुल साइड ही नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेगा, कभी भी ब्रांड स्विचिंग नहीं होगा, ठीक है। एक होता है आपका वैंडरिंग कस्टमर, कभी कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, सिर्फ घूमता रहेगा, ठीक है। विंडो शॉपर्स जो होते हैं, ज्यादातर विंडो शॉपिंग जो करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं आपके बार्गेन हंटर्स। बार्गेन हंटर्स कौन होते हैं, जो हमेशा बार्गेनिंग वाले प्रोडक्ट या डिस्काउंटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। और एक आपका और हो गया इम्पल्स परचेज। इम्पल्स परचेज वाले कौन होते हैं, बेसिकली इम्पल्स परचेज वो करते हैं जो कभी भी कोई चीज प्री डिसाइडेड नहीं रखते हैं और एकदम से जाते हैं शॉप में, कुछ बेटर लगता है, इन्फ्लुएंस होते हैं और खरीद लेते हैं, तो ये आपके टाइप्स ऑफ कस्टमर है।
लेकिन मैं बता दूं यहाँ पर कस्टमर्स किस टाइप के होते हैं, इनको देखते हुए, उनके बेनिफिट को देखते हुए, कॉस्ट को देखते हुए हम प्रोडक्ट का प्राइस जो है क्या करेंगे, सेट करेंगे, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कस्टमर एंड बेनिफिट। तो यहाँ पर तो आपकी 2-4 चीजें जो मैंने आप लोग का पूरा खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और आगे हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं हम कुछ चीजें। तो कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, शम्पिटर की थ्योरी वगैरह हो गया था। एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योरशिप का या एंटरप्रेन्योर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, बताइए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सेम वही सारी चीजें होंगी जो हम लोगों ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लगभग किया था, स्मॉल बिजनेसेस में किया था। वही जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली क्या करना, प्रेफरेंस दिलवाना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, और साथ साथ में ये भी हो सकता है वही सेम चीज, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेम वही चीजें होंगी जो स्मॉल बिजनेस में करवाया। तो आई डोंट थिंक तो इसे रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक मिसकंसेप्शन। एक मिसकंसेप्शन हम लोग को करना है। Yes, ma'am. The first misconception is they are doers, not thinkers. They are doers, not thinkers. मैम मतलब वो लोग सिर्फ करते हैं, कुछ सोचते They नहीं are हैं। doers, not thinkers. इसका मतलब क्या है बेसिकली कि द पीपल ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये क्या करते हैं कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं और ये सोचते नहीं है। ये एक मिसकंसेप्शन है। बल्कि एंटरप्रेन्योर इज अ गुड थिंकर एज वेल एज दे आर गुड इम्प्लीमेंटर, राइट। नेक्स्ट, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत फहमी। ठीक है, एक तरीके से गलत फहमी या गलत सोच या गलत परसेप्शन अगर आप किसी के लिए बनाते हो तो उसको कहते हैं मिसकंसेप्शन। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या मिसकंसेप्शन है। सेकंड, यस मैम। मैम दूसरा मिसकंसेप्शन ये है केवल कम्युनिटी बेस्ड लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जैसे मारवाड़ी, गुजराती। एग्जैक्टली बहुत लोग ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी में जो हमारे जो जैसे मारवाड़ी हो गए, गुजराती हो गए, ठीक है, और ऐसे भी गुजरात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन अभी भी वहां पर रहते हैं, मेजोरिटी रहते हैं। तो ऐसे लोगों का परसेप्शन बन गया है बिकॉज दे सो मेनी पीपल कि वो बेसिकली वही कम्युनिटी जो है वो एंटरप्रेन्योर है। बट ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स बनते तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो बाकी लोग हैं, बाकी कम्युनिटी हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, बट अगर हम बिहार और बाकी और बहुत सारे स्टेट्स देखें, ये कहा जा सकता है कि कुछ स्टेट और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ये चीज है कि कम्युनिटी ज्यादा इन्वॉल्व है, बट 100% सिर्फ कम्युनिटी बेस से बिजनेस चलता है ये जरूरी नहीं है। बाकी भी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बिजनेस में क्या है, इन्वॉल्व है। इसमें कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर के सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, पर्टिकुलरली आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज वेरी मच इनफ फॉर बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी तक ही बिजनेस सीमित नहीं है, या सिर्फ वही एंटरप्रेन्योर बिजनेस आइडियाज ला सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट मैम, दे नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये एक एग्जैक्टली ऐसा बोला जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स जो सक्सेसफुल होते हैं उनको सक्सेस का बेसिकली मंत्रा या कुछ सीक्रेट चीजें पता होती हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड वर्कर बनना है। ठीक है, एक हार्ड वर्कर, एक पर्सन जो सैक्रिफाइस करे चीजों को और अपने बिजनेस में पूरा एफर्ट लगाए उसके सक्सेस में। यहाँ सीक्रेट जो है दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज योर हार्ड वर्किंग, राइट। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट है मैम, लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि इनका रूटीन काइंड ऑफ जॉब है, लाइक 9 to 5, बट एंटरप्रेन्योर्स 24 आवर्स वर्क करते हैं। बिल्कुल, दे आर नॉट फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम। और वो लोग बोलते हैं ना कि अपना बिजनेस है तो बहुत आराम होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है हम लोग हमेशा सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कोई टाइम कमिटमेंट वाली बात ही नहीं है। द पीपल आर हियर डू अ लॉट ऑफ वर्क, कोई टाइमिंग नहीं है। आप रात में बैठकर अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज द मेन रीजन फॉर बिकम एन एंटरप्रेन्योर इज क्या है, दैट इज योर पैशन, योर इंटरेस्ट एंड डूइंग समथिंग बेटर फॉर द सोसाइटी। तो फॉर दिस एंड इसके लिए आप हार्ड वर्क भी करते हैं एंड आपके पास कोई टाइम कमिटमेंट नहीं होता है। ये बिल्कुल ही फॉल्स बात है।
कि वहाँ पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक टाइम रूटीन को मैनेज करता है। टाइम रूटीन को बेसिकली एम्प्लॉयज मैनेज करते हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं करते हैं, ठीक है। उनको फॉलो टाइम मैनेजमेंट को कौन करता है, टाइम कमिटमेंट को आपके एम्प्लॉय। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट ये है एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न होते हैं, ये मिसकंसेप्शन है मैम। वो लोग बनते हैं, वो लोग एग्जैक्टली अगर सिर्फ बॉर्न होकर ही एंटरप्रेन्योर बना जा सकता था, लाइक इसका मतलब जितने भी बिजनेस वाले फैमिली है उनके यहाँ सब लोग कौन बनते, एंटरप्रेन्योर ही बनते, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बॉर्न एंटरप्रेन्योर अगर बनते तो व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दीज ऑल इंस्टीट्यूट, जो इतने NISBUD है आपके, IIE है आपका, EDII है, ये जो इंस्टीट्यूट ओपन किया गया, क्यों किया गया, ताकि हम स्किल कर सके, स्किल दे सके, ट्रेनिंग दे सके, किसको, पीपल को ट्रेनिंग देकर उनको एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर बनाए। उसके लिए इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया। अगर कोई बॉर्न एंटरप्रेन्योर होता तो वी डोंट नीड दीज काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट मैम नेक्स्ट पॉइंट है मैम, एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं। सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी भी किसी एंटरप्रेन्योर का लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता है, बट दैट इज अ पार्ट, ठीक है। एक पार्ट होता है कि क्योंकि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आपने बिजनेस शुरू किया है, आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, अगर आप प्रॉफिट के बारे में 100% मतलब अगर आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचोगे तो ऐसे केस में आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। लेकिन गोल कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। कई एंटरप्रेन्योर अपने पैशन की वजह से कुछ इनिशियल स्टेज पे बहुत सालों तक विदाउट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अपना काम कर रहे होते हैं। द ओनली थिंग इज दैट इज सेटिस्फैक्शन एंड दैट इज अ काइंड ऑफ पैशन फॉर द बेसिकली इंडस्ट्री के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए पैशन है जो आपको इतना मोटिवेट करता है कि विदाउट आप रेवेन्यू भी बहुत साल तक चले। तो अगर प्रॉफिट अगर मेन मकसद होता कभी भी एंटरप्रेन्योर्स का, तो इनिशियल स्टेज में वो इतने लॉस को देखते हुए भी आगे नहीं बढ़ते, राइट। बहुत सारे बिजनेस बीच में ही क्लोज हो जाते। बहुत कोशिश करता है कोई भी एंटरप्रेन्योर की जो बिजनेस है हमारा आगे बढ़े, सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन उनका एम है, अपना एक बोलते रिकॉग्निशन बनाना उनका एम है, ना कि एक बस सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाओ और सिर्फ कॉमर्शियलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखे, ये कोई एम नहीं है। मतलब 100% ये एक एम नहीं होता एंटरप्रेन्योर का, वो बेसिकली कुछ चीजें अपने पैशन और सोसाइटी के लिए भी करता है। नेक्स्ट, दिस इज ओनली अ पार्ट, मतलब इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस, और बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक दिमाग में रहता है कि हाँ प्रॉफिट कमाए ताकि बिजनेस चल पाए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाए बिजनेस चलाने के लिए, ये ऐसा सोच नहीं है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एग्जैक्टली अंकित बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो सक्सेसफुल होने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहे। सक्सेसफुल में इनका रिकॉग्निशन भी आएगा, इन्फ्लुएंसर के लिए इस तरीके से भी एक पर्सन सक्सेसफुल होता है। यस वर्षा, क्या बोल रहे थे आप पॉइंट? मैम एंटरप्रेन्योरशिप इज इजी, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, एंटरप्रेन्योरशिप एकदम बहुत इजी है, तुरंत से स्टार्ट हो जाएगा, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम कमिटमेंट, एफर्ट, हार्ड वर्किंग, रिसर्च, और साथ साथ में आपको इसके लिए बहुत ज्यादा इधर से उधर घूमना भी पड़ सकता है। नेटवर्किंग के लिए आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हो, आपका नाइट डे कंट्रीब्यूशन इसमें बेसिकली अपना पूरा दिन, पूरी नींद आप सिर्फ इसके लिए, पर्टिकुलर इसके लिए सैक्रिफाइस करते हो। किसके लिए? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। इट इज नॉट एज सच इजी जो लोग समझते हैं, ठीक है। बट हाँ, यहाँ एक सेटिस्फैक्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन किस चीज से रिलेटेड है कि ये जो बिजनेस है वो मेरा है, वो वाला सेटिस्फैक्शन, एक ओनर होने वाला सेटिस्फैक्शन है। इसीलिए कहीं ना कहीं आप इसके लिए बहुत हार्डवर्क करते हो। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बैच टू रोल नंबर 30, आइडिया इज द ओनली थिंग दे रिक्वायर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एग्जैक्टली, आइडिया जो है, मतलब आप आइडिया इनोवेशन आप किस तरीके से लेते हो वो बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट मैम all entrepreneurs are lucky. Are lucky. See, there is one factor जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये माना जाता है कि कभी भी कोई एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है तो वो लकी है। अगर ये वाला पॉइंट होता कि कोई पर्सन अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और वो लकी है और इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर बन गया, ये बिल्कुल ही 100% बातें गलत है। हाँ, कुछ पॉजिटिव थिंग्स अगर उनके फेवर में होती हैं तो चीजें कह सकते हैं, लेकिन विदाउट हार्ड वर्क वो वाली चीज है, मतलब वो भी पॉजिटिव अप्रोच आपको कभी कोई चीज नहीं मिलेगा। पॉजिटिवली आपके साथ सब कुछ हो जाए जरूरी नहीं है, नहीं तो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स क्यों फेल हो जाते हैं?
ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स इतने सारे फेल होते हैं, इतने सारे हमेशा आपके बिजनेस शुरू होते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे बिल्कुल आगे बढ़ जाएं और वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो इट इज नॉट एज सच कि लकी वाला जो फैक्टर है वो आपका 100% काम करेगा। देयर इज समथिंग पॉजिटिव वाइब्स आर देयर, ठीक है, पॉजिटिविटी आपको देख सकते हो आप, लेकिन विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्षा। मैम एक ये है जो एंटरप्रेन्योर्स जो एंटरप्राइज सेटअप करते हैं वो सिर्फ रिच पीपल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे बैंक है जिसके बारे में हम डिस्कस ही कर रहे थे, सेडबी, नाबार्ड, आरआरबी, ठीक है, स्माइल प्रोजेक्ट सेडबी के अंडर में इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के प्रोग्राम हमेशा शुरू हो रहे हैं, हमारी इतनी सारे स्कीम्स हैं अवेलेबल। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल कर पाते, तो इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट को लाने की क्या जरूरत पड़ती। तो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए तो ये सारे लोन फैसिलिटीज और इतनी सारी सब्सिडी वाले स्कीम्स दिए हैं। तो हमें कोई भी पर्सन जो है बस उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि ही और शी वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स इट। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए देयर इज गवर्नमेंट एंड देयर आर सो मेनी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक इंस्टीट्यूट्स आर प्रेजेंट हु आर गोइंग टू हेल्प यू इन स्टार्टिंग द बिजनेस। फाइनेंशियल सपोर्ट यू विल गेट फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, राइट। नेक्स्ट मैम मैंने तो इतना ही लिखा, ठीक है। एक चीज और है कि बहुत लोग मानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। इसीलिए ऑनेस्टी और ईमानदारी ही ऐसी होती है जो उनको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है। आई थिंक कि ये सारे मिसकंसेप्शन सबको क्लियर हो गए होंगे। एनीवन एक्शन वाला टॉपिक, किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में एग्जैक्टली मोनोपोलिस्टिक इन नेचर को कुछ पूछना है मिसकंसेप्शन में, चलिए फिर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन?